नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस अवसर पर आपको आर्थिक आज़ादी यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 7 मूल मंत्र बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आज़ादी क्या है और इसका मकसद क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए आर्थिक आज़ादी के मायने अलग हो सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति शायद इस बात को आर्थिक आज़ादी समझ सकता है कि उसे खाने के लिए जो चाहे वो खा सके, अपनी इच्छा से कपड़े पहन सके और रहने के लिए छत हो। तो यानी कि किसी के लिए रोटी कपड़ा मकान और इसको पाने की आज़ादी, ये आर्थिक आज़ादी का लक्ष्य हो सकता है। तो किसी के लिए शायद आर्थिक आज़ादी का मतलब ये हो कि वो जल्दी से अपने काम से रिटायर हो जाए और उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी इच्छानुसार जो भी शौक़ हैं उन्हें पूरा कर सके। लेकिन इन जनरल हम बात करें तो आर्थिक आज़ादी या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है कि जो भी हमने गोल्स बनाए हैं उन सब के लिए सफिशिएंट पैसा हो और किसी भी काम को करने के लिए आज़ादी हो, यानी कि उतना पैसा हो कि पैसा उस काम के रास्ते में बाधा ना बने। लेकिन यहाँ पर समझना ये भी ज़रूरी है कि आपको आर्थिक आज़ादी तभी मिलेगी जब आपके जो लक्ष्य हैं वो वेल डिफाइंड हो और अचीवेबल हो। तो आर्थिक आज़ादी पाने का पहला मूल मंत्र है सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। ये बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ में जब तक आपके गोल्स सेट नहीं होंगे, आपको नहीं पता कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। कैसे मालूम चलेगा कि अब वो गोल अचीव हो गया है और आपको आर्थिक आज़ादी मिल गई है। और साथ ही ये जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जिस भी तरह के आर्थिक लक्ष्य हों, फाइनेंशियल गोल्स हों, वो स्मार्ट गोल्स हों। और स्मार्ट से मेरा क्या मतलब है? एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट और रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो यानी कि आपके गोल ऐसे होने चाहिए जो कि स्पेसिफिक हो, आपको क्या पाना है वो पहले से आप डिसाइड कर लें, और आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो मेजरेबल हो। क्योंकि ऐसे ही कह देना कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, बट आपने तय नहीं किया कि कितना पैसा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, तो आप मेजर कैसे करेंगे? और साथ ही अचीवेबल हो, यानी कि आपको पता हो कि आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। और साथ ही रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि सपने देखना अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन आपको अपने हिसाब से गोल ऐसे रखने चाहिए जो आप सच में अचीव कर सकें। अदरवाइज शायद ऐसे गोल्स जो कि अचीवेबल नहीं हो वो आपको टेंशन दे सकते हैं। और टाइम बाउंड आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ अचीव करना है वो आपको कितने टाइम में करना है। और दूसरा जो मूल मंत्र है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, वो है मेक योर हाउस होल्ड बजट। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका हाउस होल्ड बजट नहीं बना होगा तो पता नहीं आपको कितना खर्च करना है, कितना पैसा आपके पास है, क्या ये सब खर्चे उठाने के बाद, खर्चे करने के बाद कुछ पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन यदि आप अपनी इनकम के आधार पर अपना घर का बजट तय कर लें तो आपके पास खर्चों के लिए भी पैसे होंगे और अपने शौक़ पूरे करने के लिए भी, और साथ ही आप भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए भी पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। उसके बाद बारी आती है रिस्क मैनेजमेंट की। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को एक कंटिंजेंसी फंड बनाना चाहिए, यानी कि कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए रखने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें और आपके भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनके लिए आप जो निवेश कर रहे हैं उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। साथ ही
सिर्फ कंटिंजेंसी फंड से काम नहीं चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो फिर यदि हेल्थ इंश्योरेंस ना हो, मेडिक्लेम ना हो, तो ऐसे में जो भविष्य के लिए पैसा आप जोड़ रहे हैं हो सकता है कि वो खर्च करना पड़ जाए। और इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अर्निंग पर्सन है घर में, जो व्यक्ति कमाने वाला है और जिसके ऊपर पूरा परिवार आर्थिक तौर पर निर्भर है, यदि उस व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो इस केस में हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, या जो गोल्स, जो लक्ष्य उस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए सोचे थे वो ना हो पाएँ। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि कंटिजेंसी फंड अपने पास हो और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और हो सके तो बाकी जो इंश्योरेंस कवर्स हैं वो भी होने चाहिए। चौथा मूल मंत्र ये है कि किसी भी व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके कर्ज मुक्त हो जाना चाहिए, डेट फ्री। क्योंकि होता यह है कि यदि आपने लोन्स लिए हुए हैं, आपके क्रेडिट कार्ड पर आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे में आप इसका इंटरेस्ट चुका रहे होते हैं। अब यदि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने लोन लिया है और आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप शायद अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से चूक सकते हैं या इसमें देरी हो सकती है। अब ये बात तो हो गई कि आपको अपना हाउस होल्ड बजट बनाना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए ताकि किसी इमरजेंसी में किसी तरह की दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। अब ये ज़रूरी है कि जो पैसे बचाए गए हैं वो बहुत ही सही तरीके से निवेश हों। उसकी वजह यह है कि यदि आपका पैसा सही रफ्तार से नहीं बढ़ेगा तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। और यदि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उससे तेज रफ्तार से ना बढ़े तो फिर शायद फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि पैसों को बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। डिफरेंट एसेट क्लासेस में इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी तरह के एसेट क्लासेस में पैसों को इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत ही ज़रूरी है। कई बार सुनने में आता है कि म्यूचुअल फंड्स का क्या, शेयर मार्केट का क्या, यहाँ तो कभी भी मार्केट नीचे आ जाता है और नुकसान हो सकता है। ये हकीकत है कि जब आप इक्विटी मार्केट में, चाहे आप डायरेक्टली करें या आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से करें, मार्केट में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सच है कि यदि आप लॉन्ग टर्म की बात करें, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो ऐसे में मार्केट में कितनी भी बार उतार चढ़ाव आए, ये बात तो तय है कि 10 साल बाद मार्केट वहाँ नहीं रहेगा जहाँ आज है, क्योंकि मार्केट आज वहाँ नहीं है जहाँ 10 साल पहले था। तो ये अप्स एंड डाउन, वोलेटिलिटी, ये इक्विटी मार्केट का बेसिक नेचर है। लेकिन यदि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो सोच समझकर एक्सपर्ट्स की मदद से आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा और साथ ही अपने स्किल्स को और डेवलप करके, इंफॉर्मेशन गेन करके आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है और इनमें रिटर्न्स भी
आपको फिक्स्ड या गारंटीड मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको आर्थिक आज़ादी देने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि जब रिटर्न्स गारंटीड मिलते हैं तो फिर ये काफ़ी नहीं होते। ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पर गारंटीड रिटर्न्स हैं, आप देखिए अक्सर ये रिटर्न्स आपके इन्फ्लेशन को बीट करने में भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए अलग अलग एसेट क्लासेस में सोच समझकर और किसी एक्सपर्ट की मदद से यदि इन्वेस्ट किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद जिस अगले मूल मंत्र की मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल जर्नी में, और वो है कंट्रोल योर इमोशंस। हमारे जीवन में इमोशंस कई बार हमारी आर्थिक आज़ादी के बीच आ जाते हैं, चाहे बात हो शॉपिंग की या बात हो पैसे बचाने की, यानी कि खर्च करना हो या बचाना हो, दोनों ही समय पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। कई बार इम्पल्सिव बाइंग होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी खरीद ली जाती हैं, जो डेफिनेटली आपकी आर्थिक आज़ादी के बीच रुकावट पैदा कर सकती हैं। और इसी तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार यहाँ पर इमोशनल बायसेस बीच में आ जाते हैं। कई बार जब मार्केट में कुछ गिरावट आती है, यदि हम बात करें इक्विटी मार्केट की, तो उस वक्त बहुत नॉइज़ होती है और बहुत से लोग आपको टारगेट भी दे देते हैं कि अब मार्केट कितना गिरेगा। जिन लोगों ने कभी निवेश नहीं किया होता है इक्विटी मार्केट में, वो भी उस वक्त फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाते हैं, और जब मार्केट में बहुत तेज़ी होती है उस वक्त हर व्यक्ति एक्सपर्ट बन जाता है और आपको एडवाइस देने की कोशिश करता है, और कई बार आप खुद भी इन इमोशनल बायसेस के शिकार हो जाते हैं। तो तर्क और तथ्यों के आधार पर आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए, यानी कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके आधार पर डिसीजंस लेने चाहिए, ना कि आपके डिसीजंस इमोशनल या भावनात्मक होने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि इन्वेस्टर्स एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का मकसद क्या है कि लॉन्ग टर्म में जब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हो तो उस वक्त आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिल सके, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो लॉन्ग टर्म में एवरेज हो सके। लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस वक्त अपनी एसआईपी कैंसिल कर देते हैं और कई बार तो यूनिट्स को रिडीम भी कर देते हैं। तो फिर जो मकसद है एसआईपी का वो कैसे अचीव होगा? आप सिंपली अपना टारगेट सेट कीजिए, उसके सामने आप डिसाइड कीजिए कि किस स्कीम में आपको एसआईपी करनी है, कितने अमाउंट की करनी है, और आप समय समय पर उसे कितना बढ़ाएंगे। और आप देखिए ये आपके लिए, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आपकी आर्थिक आज़ादी को आपको दिलाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और अगला और सातवां जो मूल मंत्र है वो है एन्जॉय योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे सेव करें और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए उन्हें इन्वेस्ट करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय करें, और ये बिल्कुल संभव है यदि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करेंगे और अपना हाउस होल्ड बजट तैयार कर लेंगे। साथ ही आपके जो खर्चे हैं वो आपके इनकम के अनुसार होने चाहिए। आयसर मोटर्स और रॉयल एनफील्ड का एग्जाम्पल आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति ने यदि ईयर 2001 में रॉयल एनफील्ड बाय करने के बजाय उसकी जो कॉस्ट थी यानी कि अराउंड 60,000, उससे आयसर मोटर्स के शेयर बाय कर लिए होते तो आज उस व्यक्ति के पास शायद रोल्स रॉयस होती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको फ्यूचर के हिसाब से सोचनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ
प्रेजेंट में ज़्यादा मायने रखती हैं इसके मुकाबले कि भविष्य में आप बहुत बड़ी खुशी पा सकें। तो लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, आपको प्रेजेंट को भी एंजॉय करना है और फ्यूचर के लिए भी आपको पैसे बचाने हैं, और ये तभी संभव है जब आप एक अच्छी प्लानिंग करेंगे। तो ये थे कुछ मूल मंत्र आर्थिक आज़ादी पाने के। मुझे उम्मीद है कि ये जो डिस्कशन हमने आज किया ये आपको पसंद आया होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।